बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के वन समिति सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा कि प्रदेश में राजस्व ग्राम बनाना बड़ा फैसला। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में तब्दील किए जाने की हुई शुरुआत। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के धुले में 1991 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा कि धुले जिले में कृषि उत्पादों के परिवहन होगी सुगम। एपीडा ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ किया समझौता। दोनों संगठन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित परियोजनाओं में करेंगे सहयोग। निर्यात के लिए जलवायु अनुकूल कृषि पर ध्यान केंद्रित करना है उद्देश्य। गांधीनगर में 3 दिन तक चले पहले वैश्विक आयुष और नवाचार सम्मेलन में मिले 9,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आयुष क्षेत्र में भारतीय परंपरा के अनुसार आधुनिकता को अपनाते हुए हो रहा है काम। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित वन समितियों के सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम में गृह मंत्री के साथ राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से वनों में रहने वाले करीब 1 लाख लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम में वन समितियों के लाभांश में वृद्धि के साथ ही तेंदुपत्ती संग्राहकों को भी और राजस्व ग्राम में तब्दील किए जाने की शुरुआत भी इस कार्यक्रम में हुई है। मध्य प्रदेश के एक दिन के दौरे पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को भोपाल में वन समितियों के सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने राज्य के 26 जिलों में स्थित 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के निर्णय की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। वन ग्रामों के राजस्व ग्राम में तब्दील होने से सरकार की योजनाओं और विकास की पहुंच और बेहतर ढंग से हो सकेगी। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन समितियों के लाभांशों में वृद्धि के साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश का वितरण भी किया। जो सालों से वनग्राम अनेक कठिनाइयों से जूझते थे, आज एक ही झटके में 925 में से 827 वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि देश में पहली बार हो रहा है जब किसी सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया है। आज तक जंगलों की मालिकी अंग्रेजों के समय से सरकारों के पास रहती थी। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है, चाहे वो कीमती से कीमती सागवान की लकड़ी क्यों न हो, इसका 20% हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का फैसला किया है। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के धुले में 1991 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं धुले और नंदुरबार जिलों के आर्थिक विकास को गति देने के साथ साथ क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगी। गडकरी ने आगे बताया कि ये सड़क परियोजनाएं धुले जिले में कृषि उत्पादों के परिवहन को सुचारू करने में उपयोगी होंगी, जो काली मिर्च के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि भारतमाला योजना के तहत नियोजित ये परियोजनाएं धुले नंदुरबार जिलों को आधुनिक व उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें प्रदान करेंगी और गुजरात, कर्नाटक और अन्य राज्यों के साथ महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत करेंगी। गडकरी ने कहा कि इससे धुले और 40 गांव
गांवों में यातायात संबंधित भीड़ को कम करने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शेवाली नंदुबार सड़क परियोजना क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए उपयोगी होगी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने निर्यात मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन हितधारकों को बेहतर मूल्य प्राप्त करवाने के लिए कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के हित में गतिविधियों को समन्वित करने को लेकर एक साथ काम करके दोनों संगठनों की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए किया गया है। इसके अलावा कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन और निर्यात मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य निर्यात के लिए अवशेष कार्बन मुक्त भोजन का उत्पादन करने के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन खेती से संबंधित जलवायु अनुकूल कृषि के क्षेत्र में एपीडा के साथ संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकियों को शामिल करना और इनका प्रसार करना है। एपीडा को कृषि निर्यात उन्मुख उत्पादन, निर्यात प्रोत्साहन, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति और भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुरूप बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ तैयार की गई है। ये मूल्य श्रृंखला में नुकसान को कम करने में सहायता करने को लेकर स्रोत पर कीमत में बढ़ोतरी के माध्यम से बेहतर आय के लिए किसान केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। साथ ही इन मुद्दों में मृदा पोषक तत्वों का प्रबंध, उच्च उत्पादकता और बाजार मुक्त किस्म के फसल और अपनाना और अच्छी कृषि पद्धतियों का उपयोग शामिल है। गुजरात के गांधीनगर में 3 दिन तक चला पहला वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार सम्मेलन कई मायनों में खास रहा और सफल रहा। पहले ही सम्मेलन में एक तरह जहां 9,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले, तो वहीं कई सत्रों के दौरान आयुष क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों और विश्व में कई पहुंच पर चर्चा की गई। हमारे पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात के गांधीनगर में 3 दिन के वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। अपने तरह के पहले सम्मेलन के दौरान FMCG, मेडिकल वैल्यू, ट्रेवल और फार्मा, प्रौद्योगिकी और निदान और किसान तथा कृषि जैसी प्रमुख श्रेणियों में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर इतिहास रचने का काम किया गया। सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 20 अप्रैल 2022 को आयोजन के उद्घाटन सत्र के दौरान 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। सम्मेलन के आखिरी दिन शुक्रवार को समापन सत्र को संबोधित करते हुए आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज आयुष मंत्रालय में महत्वपूर्ण विकास हो रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र में भारतीय परंपरा के अनुसार सभ्यता के साथ आधुनिकता को अपनाते हुए कार्य किया जा रहा है। हाल के दिनों में आयुष क्षेत्र की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसमें निवेश और नवाचार की संभावनाएं बढ़ी हैं। समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि आयुष क्षेत्र में व्यापार 2014 से 6 गुना बढ़कर आज 18 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। आयुष के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की बात हो, इनोवेशन की, इसकी संभावनाएं असीमित है। 2014 में जो 3 बिलियन डॉलर का आप व्यापार करते थे, वो 6 गुना से ज़्यादा बढ़कर आज 18 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। यानी कि 22,000 करोड़ से बढ़कर 1,35,000 करोड़ हो गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि आयुष के माध्यम से या इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। किसी की रेखा को कम नहीं करना है, हमें बताना है कि हमारी रेखा उनसे लंबी है। समापन सत्र को संबोधित करते हुए पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विश्व गुरु बनाने के दृष्टिकोण में आयुष महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 3 दिन के सम्मेलन का आयोजन आयुष क्षेत्र के संभावित अवसरों और संभावनाओं की खोज में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया था। सम्मेलन में अलग अलग सत्रों, पूंजी की उपलब्धता, पारस्परिक अनुसंधान और विश्व स्तर पर आयुष की पहुंच पर चर्चा की गई।
और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 30वीं वार्षिक आम सभा को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के अपने रास्ते को तय कर रहे हैं और वे अपनी अंतर्निहितता क्षमता और सरकार के अभूतपूर्व फोकस के माध्यम से विकास के मार्ग में अग्रसर हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और इस काल में पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित भारत के सभी क्षेत्रों की वास्तविक क्षमता को उजागर किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पूर्वोत्तर भारत का विकास निवेश के केंद्र के रूप में किया जाएगा और वैश्विक साझेदारी का उपयोग पारस्परिक वृद्धि और विकास के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र पर्यटन, जैविक खेती, कृषि क्षेत्र में अपनी क्षमता और अपने भू रणनीतिक स्थिति के कारण सामर्थ्य से भरपूर है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक मजबूत दावेदार है, क्योंकि ये क्षेत्र कई देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में कहा कि प्रधानमंत्री की रैली में प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी स्टार्टअप को प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनी देश भर में आजीविका के नए अवसरों का लाभ उठाने के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगी, लेकिन ये जागरूकता की कमी के कारण इस क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान नहीं खींच पा रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभिन्न विभागों और इकाइयों द्वारा लगाए गए स्टॉल ग्रामीण क्षेत्रों और खेती के लिए लाभकारी नवीनतम तकनीकों और नवाचारों को प्रदर्शित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि प्रदर्शनी के लिए जिन विषयों को चिन्हित किया गया है उनमें शामिल है गरीबी और बढ़ी हुई गांव की आजीविका, स्वस्थ गांव, बच्चों के अनुकूल गांव, पर्याप्त पानी के गांव, स्वच्छ और हरा भरा गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, गांव में उत्पन्न हुआ विकास शामिल है। उन्होंने कहा कि विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा इन्हें लागू किए जाने से ग्रामीण आबादी की घरेलू आय बढ़ाने में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CAIR के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ आरोमा मिशन और सामान्य नागरिक की आय के संसाधनों में वृद्धि के लिए बैंगनी क्रांति के समग्र प्रभाव की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बैंगनी क्रांति का जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप इंडिया में योगदान है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि IIIM जम्मू अपनी उपज बेचने के लिए सुगंध और लेवेंडर की खेती में स्टार्टअप की मदद कर रहा है। इससे व्यापक प्रचार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि डेयरी स्टार्टअप में स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देना, बछिया बछड़ा पालन और स्वरोजगार उत्पन्न करने की अपार संभावनाएं हैं। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्हें परिंदों से बेहद प्यार है, और इतना कि इन्होंने अपने बगीचे को उनका बसेरा बना दिया है और उनकी देखभाल बच्चों की तरह करते हैं। इनका नाम है जयंत तेंदुलकर, जो नागपुर में रहते हैं और उनका बगीचा अब मिनी बर्ड सेंचुरी बन चुका है। बर्ड सेंचुरी यानी चिड़ियों का अपना अलग ठिकाना, जहां उन्हें रहना अच्छा लगता है। दिन भर चाहे वो खुले आसमान में उड़ती रहें, लेकिन जब भूख और प्यास लगे तो अपने आशियाने में लौट आएं। यही तो चाहते थे जयंत तेंदुलकर, और ये परिंदे उनकी खुशियों, उनके सपनों की उड़ान को और बड़ा करते ही जा रहे हैं। पानी रखना, अन्न रखना, तथा बर्ड हाउस भी रखना, ऐसा इन्हें इनके प्रजनन के लिए ऐसी शुरुआत की थी पिछले 15 साल पहले से। और आज यहाँ पर काफ़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पंछी आते हैं, खास करके हाउस स्पैरो, लाफिंग डव, सनबर्ड, या अभी आप देख रहे हैं कि जो सिल्वर बिल है, सिल्वर बिल की भी अलग अलग 3-4 प्रकार की सिल्वर बिल आती है इधर। नागपुर में रहने वाले जयंत का पक्षियों के लिए प्यार और लगाव एक जुनून की तरह है, जिसके बदले में उन्हें उनकी चहचहाहट सुनने को मिलती है। जयंत के इस बगीचे में चिड़ियों को हर चीज मिलती है।
पेड़ पौधों का साथ और बाकी पक्षियों की दोस्ती भी। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ उन्हें किसी तरह का खतरा भी नहीं है। पंद्रह साल पहले जयंत ने इन चिड़ियों को अपने बगीचे में दाना पानी देना शुरू किया था और धीरे धीरे 1200 वर्ग फीट का ये बगीचा एक छोटी सी बर्ड सेंचुरी बन गई। अब यहाँ 40 से अधिक प्रजाति की चिड़ियों का बसेरा है। इसमें तो काफ़ी आनंद मिलता है, जो कि अपने को पैसे खर्च करके भी नहीं मिलता। वो आनंद अपने को घर बैठे यहाँ पंछियों को देखने के बाद मिलता है। वो सुंदर सी एक मधुर उनकी आवाज़ अपने को एक चहचहाट सुनने को आती है, तो उससे भी मन प्रफुल्लित होता है। थोड़ा सा खर्चा तो ज़रूर होता है, लेकिन बाकी अन्य शौक से ये जो शौक है अपने को बहुत ही परम आनंद देने वाला है। जयंत रोज सुबह जल्दी उठते हैं, बांस और नारियल से बने कटोरे को साफ पानी और तरह तरह के पौष्टिक दानों से भरते हैं। फिर एक खास जगह पर इन्हें रखा जाता है। इस मिनी बर्ड सेंचुरी में गिलहरी और तितलियां भी बड़ी संख्या में हैं। यहाँ तक कि मधुमक्खियों ने भी यहाँ छत्ते बनाए हैं। जयंत का पक्षी प्रेम और पर्यावरण के प्रति लगाव उन्हें दूसरों से अलग खड़ा करता है। आखिर अपने घर को चिड़ियों का बसेरा बना देना और बच्चों की तरह उनकी देखभाल करना आसान काम तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और देश भर की मंडियों का क्या है भाव, आइए नजर डालते हैं। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल 3,81,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 98,63,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,71,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,40,000 टन रही थी। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में लगातार इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 3 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 20 अप्रैल को मूंगफली का भाव रहा 6,400 रुपए। 22 अप्रैल को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,400 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 अप्रैल को मूंगफली का भाव था 6,205 रुपए। 22 अप्रैल को उसके भाव में 300 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,905 रुपए पर आ गया। हालांकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 20 और 22 अप्रैल को मूंगफली 3,900 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में 20 अप्रैल को मूंगफली का भाव था 5,420 रुपए। 22 अप्रैल को उसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,400 रुपए हो गया।
भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। वहीं इस साल हल्दी का निर्यात बीते साल के मुकाबले करीब 20% से ज्यादा बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड, अरब और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय और असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन की रही थी। और आइए देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल में गेहूं की कटाई पूरी कर ले, साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करे। साथ ही अभी के समय यहाँ के किसान गन्ने की बुआई कर ले। वहीं हिमाचल प्रदेश के कम पहाड़ी क्षेत्र में जल्दी बोई गई गेहूं की कटाई का काम करे। साथ ही निचले और मध्य पहाड़ी इलाकों में सूरजमुखी की बुआई करे। वहीं सींचे क्षेत्र में किसान मूंग की बुआई कर ले। दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी परिपक्व गेहूं की कटाई की जा सकती है। दिल्ली और आसपास के किसान फ्रेंच बीन, लोबिया और भिंडी की बुआई कर ले। यहाँ के किसान लौकी, खीरा, तोरई और ग्रीष्मकालीन मूली की बुआई कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, चित्रकूट और कौशाम्बी जिलों में गेहूं की कटाई जारी रखे। साथ ही जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा और हमीरपुर में सरसों की कटाई पूरी कर ले। ध्यान रहे प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें ताकि नुकसान ना पहुंचे। अभी के समय राजस्थान के श्री गंगानगर में गेहूं और चने की कटाई की जा सकती है। साथ ही सीकर में गेहूं और जौ की भी कटाई कर ले। वहीं राजस्थान के भरतपुर और अलवर में जायद सब्जियों की बुआई कर ले। इन इलाकों में अभी के समय मूंग की बुआई की जा सकती है। और खेती किसानी के बाद अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। असम में 1971 के बांग्लादेश मुक्त संग्राम में भाग लेने वाले सैनिकों को किया जाएगा सम्मानित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में होंगे शामिल। असम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहेंगे उपस्थित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में विश्व बैंक के विकास समिति की बैठक में लिया भाग।
विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास के साथ भी की बातचीत। कोविड-19 महामारी से उभरने सहित कई प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर हुई चर्चा। रूस यूक्रेन के बीच जारी संकट के प्रभाव पर किया गया विचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में विजय उत्सव को संबोधित करेंगे। 23 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना पर महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की विजय के उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। देश भर में पिछले 24 घंटों में 2527 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 1656 लोग ठीक हुए हैं, जिससे कोरोना से हो रही रिकवरी दर वर्तमान में 98.75% हो गई है। देश में कोरोना के 15,079 सक्रिय मामले हैं। देश में जारी कोविड-19 टीकाकरण अभियान ने 187 करोड़ 44 लाख के आंकड़े को पार कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कल 17 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 2 करोड़ 44 लाख से अधिक टीके लगाए गए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आगाज। विभिन्न शैलियों में चित्रकारी के पेशेवर कलाकारों और चित्रकारी के शौकीनों को एक मंच पर लाने के लिए इस कला उत्सव का किया गया आयोजन। कर्नाटक के मंगलुरु जिले के कतील शहर में ऐतिहासिक श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में आयोजित अग्नि खेल के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की जुटी भीड़ लोग एक दूसरे पर आग फेंककर मनाते हैं ये उत्सव। और आज किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।